फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकी जी पॉइंट। और दोस्तों, आज का टॉपिक है धमाकेदार। सिंधु सभ्यता पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, इस बात की गारंटी लेता हूँ, गारंटी छोड़ो वारंटी लेता हूँ कि आप तो पहली बात कभी भूलोगे नहीं। और इस प्रकार पढ़ाऊंगा सिंधु सभ्यता कि आपसे एग्जाम में किस प्रकार या किसी भी तरीके से प्रश्न पूछ लिए आपको एग्जाम में, और आप वो प्रश्न हल करके जरूर आएंगे। क्योंकि मैं कोई भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पूरा तरीके से पढ़ाने वाला हूं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। कोई भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, कोई भी, क्योंकि हर एक एग्जाम में सिंधु सभ्यता से एक प्रश्न जरूर आता ही आता है। कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, भारत की, हमारे इंडिया की कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, तो कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं सिंधु सभ्यता से। इस बात की मैं वारंटी के साथ वारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि कोई भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा। और किसी की एग्जाम दे रहा हूँ, आप रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप पढ़ते रहें। अगर एक क्लास आपको अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल और ट्रिक के साथ भी पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, बिल्कुल मज़ेदार तरीके से पढ़ाऊंगा। 2 या 3 दिन में मैं सिंधु सभ्यता को पूरी खत्म कर दूंगा दोस्तों। तो क्या करना है आपको, पहले वीडियो अच्छी लगता है तो उसको लाइक करना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है दोस्तों, क्योंकि जो रेड जो बटन दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करके और बेल आइकन को दबा देना। उससे क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये जो भी प्रतिदिन मैं, जैसे कि मैं वीडियो प्रतिदिन डाल रहा हूँ, तो जैसे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूंगा और उसके तुरंत बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और उससे आप वीडियो को देख सकते हो और क्लास ले सकते हो। क्योंकि बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ मैं, बीच से कभी नहीं पढ़ाता। मैं शुरुआत से ही लेकर चल रहा हूँ, और भूगोल भी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ। हर एक चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका PDF भी मिल रहा है, और जिसका मैं PDF आपको वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि मैं PDF एक दिन बाद देता हूँ। जैसे आपने आज क्लास देखी, दूसरे दिन आपको इसी वीडियो के नीचे आपको PDF मिल जाएगा। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ उसका पूरा जो पढ़ा है उसी का PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको पढ़ा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। शुरुआत करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। टॉपिक पर आते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों बिल्कुल बोर्ड पर याद हो जाएगा, बस आप क्लास छोड़कर मत जाइएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आपको क्लास छोड़कर कतई मत जाइएगा, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता का नाम लिया है, आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा, समझना है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, ये काल कौन सा काल है? तो दोस्तों इतिहासकारों ने 3 कालों में, इतिहासकारों जो थे जिन्होंने इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है। इतिहासकारों ने इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 था प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 तो आद्य ऐतिहासिक काल, नंबर 3 है ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों क्या है कि प्रागैतिहासिक काल जो था मैं पढ़ चुका हूं, और उसके विभिन्न प्रागैतिहासिक काल को कई सारे भागों में बांटा गया था, जिसकी मैं वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से बता चुका हूं, और अच्छे तरीके से मैं क्लास ले चुका हूं, और अच्छे तरीके से समझा भी चुका हूं दोस्तों, और वो मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ा भी दिया दोस्तों। और दोस्तों जो आज का टॉपिक है दूसरा, जैसे 3 भागों में बांटा है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो अभी आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, इसको भी कई हिस्सों में बांटा जाएगा, फिर इसके बाद पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। तो कोई भी गलती मत करना कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो देखिएगा समझिएगा। पहले मैं इतिहास से कोई भी चैप्टर नहीं छूटने दूंगा, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको अभी वीडियो में पता चल जाएगा। देखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है। अब आप समझ गए कि आद्य ऐतिहासिक काल कहाँ से आया। 20 से सर ने उठा लिया, 20 से नहीं उठाया, आप समझ गए होंगे बिल्कुल। चलिएगा देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिस काल में मानव के द्वारा लिखा गया है, मानव के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उसे कोई पढ़ नहीं पाया। मतलब आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए और सिर्फ लिखा ही गया है, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस काल में सिर्फ लिखा गया है मित्रों। क्या डियर, कि इस काल में सिर्फ लिखा गया है। तो हम एक डेफिनेशन लिखना चाहेंगे, इस डेफिनेशन में बताना चाहूंगा कि वह काल जिसमें, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं वह काल जिस काल में सिर्फ लिखा गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। राइट, समझ गए होंगे। आप भी रिपीट करते रहना, है ना, क्योंकि हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तो, हमारी जब नींव मजबूत नहीं होगी तो हम कोई भी महल या कोई भी मकान बनाए तो वो मजबूत हो ही नहीं सकता दोस्तों। क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक काल हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद सिंधु सभ्यता। आप समझ गए होंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, समझ गए। अब बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। अब निकलती है अपनी सिंधु सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया? इसे 2 भागों में बांटा गया है। देखिएगा, इसे 2 भागों में बांटा गया है, इसे 2 भागों में बांटा। देखिएगा,
इसे कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 2 भागों में। आद्य ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। देखिएगा कौन कौन से। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। नंबर 2 है वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। अब आप समझ गए होंगे कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सिंधु सभ्यता, इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति। दोस्तों अब हम इसको रेस कर देते हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति में पढ़ेंगे नहीं, हमें सबसे पहले पढ़ना है सिंधु सभ्यता, इसके बाद पढ़ेंगे वैदिक संस्कृति, क्योंकि हमें पॉइंट वाइज चलना है और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे दोस्तों, तो हम इसको रेस करते हैं। ठीक है, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैंने सिर्फ ये बताया भी कि आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, और आद्य ऐतिहासिक काल को हम समझ चुके हैं। अब आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 वैदिक संस्कृति। हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। अब शुरुआत होती है कि सिंधु सभ्यता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की जब भी शुरुआत होती है तो एक दिन हम सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा कि सिंधु सभ्यता जो है, इसको सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसके कई सारे नाम हैं। देखिएगा इसके कई सारे नाम क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के क्या क्या नाम है, क्योंकि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं सिंधु सभ्यता से उसका दूसरा नाम रख के पूछ ले तो आप कहोगे कि मैंने ये नाम तो पढ़ा ही नहीं है। तो हम इसके कई सारे नाम की जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कि सिंधु सभ्यता के क्या क्या और नाम है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के क्या क्या नाम है, देखिएगा क्या नाम है? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता। नंबर 3 कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। बिल्कुल मैं धीमे चल रहा हूँ अब भी, क्योंकि हमने ये पहले से लिख नहीं रखा है, क्योंकि मैं पहले से भी लिख रखा सकता था। मैं ये चीज़ें मैं अभी लिख रहा हूँ ना, इसको दोस्तों मैं पहले से भी लिख के रख सकता था, बोर्ड पे पहले भी नोट कर सकता ना, ये होता फलाना दिखाना, और मैं आपको बता देगा चलिए पढ़िएगा कि सिंधु सभ्यता फलाना दिखाना। दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साथ आप भी बोलें और आप भी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाएँ, नोट प्रॉब्लम, और आप लिखते चलिएगा। दोस्तों देखिएगा, समझते चलो। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इतने ही नाम है। और भी कई सारे नाम है, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही नाम लिया है। ये भी इन्हीं के, ये जब भी प्रश्न में एग्जामिनर जब भी पूछेगा प्रश्नों के द्वारा, तो सिर्फ या तो सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता से संबंधित पूछ सकता है दोस्तों। ये इसके नाम है। तो इसका जो सर्वाधिक मान्यता है काल क्या है दोस्तों? इसका सर्वाधिक जो मान्यता है, जो काल है, वो है 2500 से 1750 ईस्वी तक। 2500 से 1750 ईस्वी तक। इसमें उल्टा चलता है, वो मैं बाद में एक कंक्लूजन है बाद में दूर करूंगा दोस्तों। 1750 से 2500 ईस्वी तक। ठीक है, 2500 से 2500 टू 1750 ईस्वी मतलब समझ गए होंगे ना। ईस्वी मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की बात करता हूँ। ईसा के जन्म के पहले की ईस्वी पूर्व, ईसा से पूर्व। समझ गए होंगे दोस्तों कि वेद जो सिंधु सभ्यता के कई सारे नाम है, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ये थे सभ्यता के उपनाम कह सकते हैं, इसके ही मिले जुले नाम हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि सिंधु जो सभ्यता है, इसका आकृति कैसी थी। इसकी आकृति मतलब पहला पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा हम डाल सकते हैं इसमें भौगोलिक, इसकी भौगोलिक जानकारी। सिंधु सभ्यता नंबर 1 पॉइंट भौगोलिक क्या है? भौगोलिक जानकारी। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं भौगोलिक जानकारी। सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन, सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, सिंधु सभ्यता व धर्म, सिंधु सभ्यता के जो इसके नगरीय व्यवस्था, सिंधु सभ्यता की नगरों के बारे में, क्योंकि
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सब कुछ पढ़ने वाले हैं ना दोस्तों, लोथल वगैरह, काली वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता, क्योंकि वो नगर है, महत्वपूर्ण है, उनको भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा भौगोलिक जानकारी देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की जो भौगोलिक दृष्टि से कहाँ पर स्थित है, भारत में है तो कहाँ पर है, और कहाँ कहाँ पर है, पश्चिम में किधर है, पूर्व में किधर, दक्षिण में, उत्तर में, कहाँ पर, इसकी भौतिक जानकारी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भौगोलिक जानकारी ये है कि दोस्तों कि पहला प्रश्न यही है कि भौगोलिक जानकारी में अगर हम बात करते हैं तो पहला प्रश्न यही उठता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? यह त्रिभुजाकार। कैसी है? आकृति की बात करते हैं, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। आकृति कैसी दोस्तों? त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पहले तो पता चल गया कि त्रिभुजाकार है हमारे सिंधु सभ्यता की आकृति। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, सिंधु सभ्यता उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, दक्षिणी स्थल कौन सा है, इनके बारे में हम जानकारी देखिएगा। पूर्वी स्थल के बारे में बात करते हैं, भौगोलिक जानकारी देख रहे हैं तो ये इसकी आकृति तो पता है, त्रिभुजाकार है। हम देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, क्योंकि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल के बारे में बताइए, सिंधु सभ्यता के दक्षिणी स्थल के बारे में बताइए, तो हम वो तो जानकारी होनी चाहिए ना। देखिएगा पूर्वी स्थल, पॉइंट नंबर 2 कहाँ तक, चलो नंबर 2 पश्चिमी स्थल, चलो पश्चिमी स्थल इसलिए बन जाएगा पश्चिमी, पूर्व से हो जाए पश्चिमी स्थल, उत्तरी स्थल, नंबर 4 दक्षिणी स्थल। पूर्वी स्थल के बारे में देखते हैं, दक्षिणी स्थल के बारे में देखते हैं, पूर्वी स्थल, दक्षिणी स्थल, उत्तरी स्थल सभी के बारे में देखते हैं कि ये नगर, उत्तर में कौन सा नगर स्थित था सिंधु सभ्यता का, दक्षिण में कौन सा नगर स्थित था सिंधु सभ्यता का, तो हम वो देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो पूर्वी स्थल के बारे में बात करते हैं इसकी, क्योंकि कई लोग हैं जो भूल जाते हैं दोस्तों कि मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो हम ट्रिक के बाद में देखते हैं, पहले हम समझते हैं। देखिएगा पहला पूर्वी स्थल है सिंधु सभ्यता का आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है? आलमगीरपुर। कौन सा स्थल है दोस्तों? आलमगीरपुर है। यह जो स्थल है कौन सा? आलमगीरपुर। ये कहाँ पर दोस्तों है? ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ हम लिख देते यूपी, मेरठ, यहाँ। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी है ना, हिंडन नदी के किनारे हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का पूर्वी नगर है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश मेरठ में स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये हिंडन जो नदी है उसके किनारे ये स्थित है। ठीक है, पूर्वी स्थल। अब बात करते हैं पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिमी स्थल सूतकांगडोर, सूतकांगडोर। ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल है डियर, सूतकांगडोर। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मतलब पाक में, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान है, उस जगह पे हमारा ये पश्चिमी स्थल है सिंधु सभ्यता का सूतकांगडोर। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है, आप बता सकते हैं सूतकांगडोर है। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। उसमें कौन सा होगा? सूतकांगडोर। और ये भी किस नदी के किनारे है? ये दास्क नदी के किनारे। ये किस नदी के किनारे है मित्र? बॉडी है दास्क नदी के किनारे। ठीक है, दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? ये दास्क नदी के किनारे है। सॉरी, ये किस नदी के किनारे है दोस्तों? दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे। अब बात करते हैं उत्तरी स्थल कौन सा है इसका। जो इस सिंधु सभ्यता जो है इसका उत्तरी स्थल कौन सा है? देखिए उत्तरी स्थल का नाम क्या है? मांडो या मांडा, मांडो। उत्तरी स्थल का मित्र जो नाम है
वो है मांडा। और ये मांडा कहाँ पर स्थित है वो हम देखते हैं। ये जो मांडा है ये अखनूर में स्थित है। ये मांडा कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये अखनूर में स्थित है। और ये अखनूर कहाँ पर है, ये अखनूर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिएगा मांडा ये कहाँ पर स्थित है, जो मांडा है वो है जम्मू कश्मीर में, JNK। मांडा जो है अखनूर लिख देता हूँ मैं, अखनूर कैसे जम्मू कश्मीर, या लिख दे JNK जम्मू कश्मीर में। और ये चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किस नदी के किनारे दोस्तों, चिनाब नदी के किनारे है। अब बात करते हैं दक्षिणी स्थल कौन सा है। दक्षिणी स्थल जो है आप पहला पूर्व स्थल आरामगिरपुर है, पश्चिम स्थल सूतकांगड़ूर है, और उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा। और दक्षिणी जो इसका सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी स्थल वो है दाइमाबाद। ये कहाँ पर है, ये अहमदनगर अर्थात महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। डियर दक्षिणी स्थल जो है दाइमाबाद वो कहाँ पर है, अहमदनगर में है। और किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं मित्रों, ठीक है डियर। आध्यात्मिक काल क्या है, वह काल जिसमें सिर्फ लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया आध्यात्मिक काल के अंतर्गत आता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सिंधु सभ्यता, नंबर 2 वैदिक संस्कृति। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को जब भी हम पढ़ते हैं इसका सर्वाधिक मान्यता है जो काल है 2500 से 1750 ईस्वी तक जो काल है इसका सर्वाधिक मान्यता है। सिंधु सभ्यता अर्थात इसका जो कई सारे उपनाम है जैसे हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, काशीयुगीन सभ्यता, ये सारे इसके जो नाम हैं। अब देखते हैं इसके भौगोलिक जानकारी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी जो आकृति है सिंधु सभ्यता की वो है त्रिभुजाकार। क्या है दोस्तों, ये जो इसकी आकृति है वो है त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं कि इसकी जो पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है। तो देखिएगा मित्र डियर, पूर्वी जो स्थल है आलमगीरपुर जो UP मेरठ में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी जो स्थल है सूतकांगड़ूर बलूचिस्तान पाकिस्तान, दक्षिण नदी के किनारे। उत्तरी स्थल है मांडा अखनूर जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी स्थल जो है दाइमाबाद में है, अहमदनगर है महाराष्ट्र में, और ये भी है दास्क नदी के किनारे। दोस्तों अब इसकी ट्रिक देखते हैं। हमें सिर्फ इसकी ट्रिक चाहिए, इसकी चाहिए, ठीक है। आंसू की माँ बाद में आई, अब ट्राई बोलो एक बार, फिजिकली बोला करो, फिजिकली है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप फिजिकली बोला करो। आंसू की माँ बाद में आई, आंसू आलमगीरपुर, सूतकांगड़ूर, माँ मांडा, बाद में दाइमाबाद, आई साइलेंट है। आंसू की माँ बाद में लिख दे रहा हूँ। चलो ट्रिक दिखाई दे रहा है ना, चलो इधर लिख देता हूँ, है ना, इधर है ना। चलो देखो ट्रिक है, मैं इसकी लिख दे रहा हूँ। आंसू की माँ बाद आया, आप लगा लेना। आंसू की माँ बाद में, इसकी जो ट्रिक थी। अब दोस्तों क्या है, ये तो अपनी ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि एक जैसे भौगोलिक जानकारी देखी, सिंधु सभ्यता के कहीं उपनाम देखी हमने। अब इसके बाद जो अब देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला था इसके सिंधु सभ्यता नगरों के बारे में पढ़ूंगा, इसके धर्मों के बारे में पढ़ूंगा, इसके बौद्धिक की स्थिति जो उसके बारे में पढ़ूंगा, और हम इसकी नगरीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब इसके बाद पढ़ते हैं इसकी लिपि क्या थी, इसकी लिपि के बारे में थोड़ी नजर डालते हैं। उसके बाद हम क्लास का एंड कर देंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी दोस्तों। ये आपको मैं आशा करता हूँ आपको याद हो गए होंगे दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से। आंसू की माँ बाद में, ये तो आपको ट्रिक याद होना है, और ये आपको याद कर लेना है। इसके जो नाम है, इसके कई सारे उपनाम वो याद कर लेना है, इसकी डेट आपको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि मैं सिंधु सभ्यता बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ने वाला हूँ और आपको कुछ भी छोड़ने नहीं वाला हूँ। बिल्कुल जल्दी में हो जाता है ना, देखिएगा। और मैं इसे रेज करता हूँ, ठीक है, चलो मैं इसे रेज करता हूँ, ओके। और चलो यहीं से मैं रेज कर देता हूँ, है ना। अब देखते हैं अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है इसकी
लिपि के बारे में बात करते हैं डियर। अब हम इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी इसकी लिपि कैसी थी। हम जो है इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा इसकी जो लिपि के बारे में बात करते हैं, जो लिपि थी, लिपि इसकी जो कैसी लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा हूँ, सिंधु जो सभ्यता है उसकी लिपि के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा मित्र क्या है कि जो इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी लिपि के बारे में बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की लिपि। अब मैंने भौतिक जानकारी देखी, अब लिपि के बारे में देखते हैं। लिपि, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी। जो लिपि थी सिंधु सभ्यता की वो थी वो थी भाव चित्रात्मक। वो कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। नंबर 1 पॉइंट, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी, भाव, फिजिकली बोलो, सिंधु सभ्यता कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी। अब बात करते हैं कुछ हम जिसके हम इसके अवशेष मिले हुए होंगे कि ऐसी लिपि हमें पता कैसे चला कि भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि चित्रों के द्वारा हम इसे देख सकते हैं इस लिपि को। तो चित्र क्या देखिएगा, कुछ मैं ऐसा बना रहा हूं, है ना, तो आप देख सकते हो ऐसे कुछ, और ऐसा भी कुछ मिला है, और ऐसा भी है, ऐसा भी। इस प्रकार की कुछ लिपियां मिली है सिंधु सभ्यता में, इस प्रकार की कुछ लिपि मिली है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा ना आपको लिखा वो, ऐसा ना आपको छपा भी नहीं आएगा ऐसा। वो सिर्फ मैं आपको समझाने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ ऑनली, बस, ठीक है। इस प्रकार, है ना, ऐसा। अब ये बात करते हैं कि भाव चित्रात्मक ये लिपि थी, अब इसके अवशेष कहाँ से मिले हैं, इसके अवशेष की बात करते हैं। इसके अवशेष की बात करते हैं कि जो इसके अवशेष हैं वो कहाँ पर मिले हैं मित्र डियर, इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं। देखिएगा इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं, देखिएगा इसको जब अवशेष मिले हैं, नंबर 1 के मोहरें, ईंटों, मिट्टी के बर्तन, या कहें मृदु भांड लिख सकते हैं हम, मृदु भांड। आप समझिएगा अवशेष मिले मनके से, मोहरों से, ईंटों से, मृदु भांड। मतलब मनके से भी मिले, वहां पर ऐसी लिपि कुछ इस प्रकार की छपी होगी, ईंटों पे पर भी ऐसी आकृति होगी, मृदु भांड मतलब अर्थात मिट्टी के बर्तन, उन पर भी ऐसी लिपि होगी। समझ गए ना, क्योंकि लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। और इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं, मन के मोहरों से अवशेष मिले हैं, ईंटों से अवशेष मिले हैं इसके, और मृदु भांड अर्थात मिट्टी के बर्तनों से इसके अवशेष मिले हैं। अब बात करते हैं, अब देखिएगा नेक्स्ट है, क्योंकि इसकी लिपि जो थी लिखा कैसे जाता था, ऐसे अभी हम लिख रहे हैं उसी प्रकार, जैसे मैं कैसा लिख रहा हूँ, ये जो भी अपन लिख सकते हैं, इधर से इधर लिखते हैं, इधर से इधर लिखते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये बाएं से अपन दाएं की ओर लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। लेकिन सिंधु सभ्यता के जो इस समय का जो मानव था, इस काल का जो मानव था, उसकी लिपि जरा थोड़ी उल्टी थी। उनकी लिपि थी वो कैसी थी, दाएं से बाएं। कैसी थी, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं कैसे ली थी, और लिखा जाता कैसे थे, दाएं से बाएं, दाएं से दाएं टू बाएं, कैसे लिखा जाता, दाएं से बाएं उनकी जो लिपि लिखी जाती थी। और इस लिपि को एक नाम दिया गया जिसे बाउडो स्ट्रोफीडियन कहा जाता है। इस लिपि को क्या कहा जाता है, बाउडो स्ट्रोफीडियन। इसे, या इस लिपि को मैं लिख देता हूं, इस लिपि को बाउडो स्ट्रोफीडियन कहा जाता है।
इस लिपि को क्या कहा जाता है? बाउडो स्ट्रोफीडियन इस लिपि को कहा जाता है। दोस्तों ये थी सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी। मैंने इसका बहुत भौगोलिक जानकारी देखी। ये सिंधु सभ्यता कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। और ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। जो मैंने अभी पूर्वी नगर देखा, इसका दक्षिणी नगर देखा, इसका पश्चिमी नगर देखा। और दोस्तों इसके बाद अगली क्लास होगी उसमें मैं देखूंगा इसके नगरों के बारे में पढ़ूंगा, क्योंकि नगर भी पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, बिल्कुल सब कुछ अपन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके नगर पढ़ूंगा और इसकी भौगोलिक जानकारी तो हम देख ही चुके हैं। इसके नगरों के बारे में पढ़ूंगा, इसके बाद हम इसके राजनीतिक जीवन देखूंगा और अंत में देखूंगा सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, क्योंकि सिंधु सभ्यता बहुत ही नगरीय और विकासशील सभ्यता थी। इसके कई सारी समकालीन सभ्यताएं थी। मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और ये सारी सभ्यताएं थी। उन सभी सभ्यताओं से, क्योंकि हमारे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये हमारे भारतीय सभ्यता नहीं थी, ये किसी अलग देश की सभ्यता थी जो वहां पर विकसित हो रही थी। लेकिन ये सिंधु सभ्यता थी, ये हमारे भारत में ही विकसित हो रही थी, क्योंकि जो पाकिस्तान में थोड़ा हिस्सा चला गया है वो अभी चला गया, क्योंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, या आप कहें कि पूरा पाकिस्तान ही भारत था। दोस्तों क्या है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो उन सभ्यताओं से कहीं अधिक गुनी विकासशील थी, या उनमें जो विकास हो रहा था वो धीमे, लेकिन हमारी जो सभ्यता थी सिंधु सभ्यता उसमें कहीं गतिशील थी। ये बहुत ही जल्दी इसमें विकास हो रहा था। इस समय का जो मानव था कहीं सारी जल्दी जल्दी खोजें कर रहा था। वो हम अगली क्लास होगी हम उसमें देखेंगे सिंधु सभ्यता का राजनीतिक जीवन क्या था और सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन क्या था, क्योंकि उस सभ्यता जो उस समय की जो मकान थे, उस समय की जो नगरीय व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी तरीके से नगरों की व्यवस्था थी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों और जय हिंद दोस्तों। लेकिन आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।